नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम जो टॉपिक करेंगे वो है ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। बहुत ही शानदार टॉपिक रहने वाला है। मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया की PYQ सीरीज आप कर रहे हैं। आधुनिक भारत के इतिहास का ये 5वां वीडियो है। UPPCS, RO, BPSC, BEO परीक्षा की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ही शानदार रहने वाली है। UPSC हिस्ट्री प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है आपको वो सभी आज यहाँ पर देखने को मिलेंगे, तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चलिए शुरू करते हैं आज का ये बेहतरीन टॉपिक। अभी हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो है ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। यहां पर आपका प्रथम प्रश्न है, ये थोड़ा बड़ा है, इसको आपको ध्यान से देखना है। IAS प्री 2011 में पूछा गया प्रश्न है, भारत में उपनिवेशी शासन काल में होम चार्जेज भारत से संपत्ति दोहन का महत्वपूर्ण अंग थे। निम्नलिखित में से कौन सी निधियां होम चार्जेज की संगठक थीं? तो यहाँ पर आपको सही उत्तर का चयन करना है। लंदन में इंडिया ऑफिस के भरण पोषण के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली निधि, बिल्कुल सही है। भारत में कार्यरत अंग्रेजी कर्मचारियों के वेतन तथा पेंशन देने हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली निधि, बिल्कुल सही है। भारत के बाहर हुए युद्धों को लड़ने में अंग्रेजों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली निधि, ये सही नहीं है। ठीक है, तो आपका पहला और दूसरा सही है, इसलिए बी ऑप्शन यहां पर आपका सही हो जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि शब्द इंपीरियल प्रेफरेंस का प्रयोग किया जाता था भारत में ब्रिटिश आयतों पर दी गई विशेष रियासतों के लिए, या ब्रिटिश नागरिकों द्वारा किए जा रहे प्रजातीय भेदभाव के लिए, या ब्रिटिश हित के लिए किए जा रहे भारतीय हित के दमन के लिए, या भारतीय रियासतों के राजाओं पर ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंटों को दी जा रही तरजीह के लिए। IAS प्री 1999 का प्रश्न है और दूसरे का जो सही उत्तर है आपका वो ए हो जाएगा, भारत में ब्रिटिश आयतों पर दी गई विशेष रियायतों के लिए। अगला प्रश्न है आपका कि ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ, इसका कारण क्या था? भारी उद्योगों का अभाव, विदेशी पूंजी की कमी, प्राकृतिक संसाधनों की कमी, धनिक वर्ग द्वारा भू संपत्ति में निवेश करने की तरजीह दिया जाना। IAS प्री 1999 का प्रश्न है। सही उत्तर का आपको चयन करना है और तीसरे का जो सही उत्तर है आपका वो डी हो जाएगा, धनिक वर्ग द्वारा भू संपत्ति में निवेश करने को तरजीह दिया जाना। अगला प्रश्न है आपका कि इस्तमरारी बंदोबस्त किसने लागू किया था? UPPCS प्री 1991 का प्रश्न है और इसका जो सही उत्तर है आपका वो सी हो जाएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भू राजस्व की स्थायी बंदोबस्त प्रणाली का प्रारंभ किया। इसे इस्तमरारी, जागीरदारी, मालगुजारी एवं वीसवेदारी आदि भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। यह व्यवस्था बंगाल, बिहार, उड़ीसा तथा उत्तर प्रदेश के वाराणसी तक के क्षेत्र में लागू थी। इसके अंतर्गत समूचे ब्रिटिश भारत के क्षेत्रफल का लगभग 19% हिस्सा शामिल था। अगला प्रश्न है आपका कि किसके प्रशासन काल में स्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था? उत्तराखंड PCS, UPPCS 2005, 2007 और 2010 में पूछा गया प्रश्न है। पांचवें का सही उत्तर आपको देना है और इसका सही उत्तर है आपका बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। इस व्यवस्था के अंतर्गत जमींदारों के एक नए वर्ग को भूस्वामी घोषित कर दिया गया, जिसे भूमि के लगान का 10/11 भाग कंपनी को देना था तथा 1/11 भाग अपनी सेवाओं के लिए अपने पास रखना था। स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत जमींदार छोटे पूंजीवाद भद्र नवाब हुआ करते थे। अगला प्रश्न है आपका कि स्थायी बंदोबस्त किससे किया गया? जमींदारों से, किसानों से, मजदूरों से या व्यापारियों से? MPPCS प्री 1990 का प्रश्न है और छठे का तो सही उत्तर है आपका वो ए हो जाएगा, जमींदारों से। अगला प्रश्न है आपका कि स्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया? जमींदारों के साथ, ग्रामीण समुदायों के साथ, मुकदमों के साथ या किसानों के साथ? BPSC प्री 2011 का प्रश्न है और सातवें का तो सही उत्तर है आपका वो ए हो जाएगा, जमींदारों के साथ। अगला प्रश्न है आपका कि किस गवर्नर जनरल ने भारत में स्थायी भू राजस्व व्यवस्था स्थापित की थी? MPPCS प्री 2014 का प्रश्न है। सही उत्तर का आपको चयन करना है और सही उत्तर है आपका सी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगला प्रश्न है आपका कि लॉर्ड कॉर्नवालिस का स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एक सही है, उसका आपको चयन करना है। UPPCS मेंस 2010 का प्रश्न है। सही उत्तर है डी ऑप्शन, 1793 ईस्वी में। अगला प्रश्न है आपका कि 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस की भू व्यवस्था प्रणाली लागू होने के बाद कानूनी विवादों की प्रवृत्ति में बढ़ोतरी देखी गई थी। निम्नलिखित प्रावधानों में से किस एक को सामान्यतः इसके कारक के रूप में जोड़कर देखा जाता है? IAS प्री 2011 का प्रश्न है और इसका सही उत्तर कौन सा होगा ये आपको बताना है। तो 3 कथन दिए गए हैं। रैयत की तुलना में जमींदारी की स्थिति को अधिक सशक्त बनाना, ये गलत है। ईस्ट इंडिया कंपनी को जमींदारों का अधिपति बनाना, बिल्कुल गलत है।
न्यायिक पद्धति का अधिक कार्यकुशल बनाना, ये भी गलत है। तो आपका यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। उपयुक्त ए बी सी कथनों में से कोई भी सही नहीं है। अगला प्रश्न है आपका कि चिरस्थायी बंदोबस्त 1793 के अंतर्गत जमींदारों से अपेक्षा की गई कि वे खेतिहरों को पट्टा जारी करेंगे। अनेक जमींदारों ने पट्टा जारी नहीं किए। इसका कारण था जमींदारों के ऊपर किसानों का विश्वास था, जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था, यह ब्रिटिश सरकार की जिम्मेदारी थी, खेतिहरों की दिलचस्पी पट्टा प्राप्त करने में नहीं थी। आईएएस प्री 2001 का प्रश्न है और इसका जो सही उत्तर है आपका वो बी हो जाएगा, जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था। अगला प्रश्न है आपका कि बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था। बीपीएससी प्री 2008 का प्रश्न है, एक ऑप्शन सही है, उसका आपको चयन करना है और इसमें जो सही ऑप्शन है आपका वो सी हो जाएगा, भू राजस्व का निर्णय करना। तो भू राजस्व का निर्णय करने के लिए परमानेंट सेटलमेंट बहुत ही ज्यादा जरूरी था बिहार में। लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय भू राजस्व व्यवस्था आरंभ में 10 वर्षीय व्यवस्था के रूप में 1790 में लागू की गई थी, जो 22 मार्च 1793 को परमानेंट सेटलमेंट अर्थात स्थायी बंदोबस्त के रूप में स्थापित हुई। इस व्यवस्था को बिहार में लागू करने का मुख्य कारण कंपनी के लिए भू राजस्व की एक निश्चित राशि तय करना था। अगला प्रश्न है आपका कि रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था। बीपीएससी प्री 2015 का प्रश्न है, सही उत्तर का आपको चयन करना है और इसका जो सही उत्तर है आपका वो ए ऑप्शन हो जाएगा। 1885 में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था। इस अधिनियम में भूमि मालिकों यानी कि जमींदारों और किराएदारों के अधिकारों को परिभाषित किया गया था। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त के प्रारंभ किए जाने से संबद्ध थे। लॉर्ड कॉर्नवालिस, अलेक्जेंडर रीड, टॉमस मुनरो। आईएएस प्री 2017 का प्रश्न है और 14 का कौन सा उत्तर सही होगा ये आपको बताना है। इसका उत्तर जो सही है वो आपका सी है, 2 और 3, अलेक्जेंडर रीड और टॉमस मुनरो। रैयतवाड़ी बंदोबस्त अंग्रेजों द्वारा भारत में भू राजस्व वसूली हेतु लागू की गई एक व्यवस्था थी। अलेक्जेंडर रीड ने मद्रास प्रेसिडेंसी में सर्वप्रथम 1792 ईस्वी में तमिलनाडु के 12 महल क्षेत्र में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की। टॉमस मुनरो ने 1809 ईस्वी में कुछ क्षेत्रों में इसको लागू किया और 1820 ईस्वी में मद्रास का गवर्नर बनने पर उसने इसे मद्रास में लागू किया। मुनरो के शिष्य एल्फिस्टन ने इसे बॉम्बे प्रेसिडेंसी में लागू किया था। अगला प्रश्न है आपका कि भू राजस्व की स्थायी बंदोबस्त एवं रैयतवाड़ी प्रणाली क्रमशः शुरू की गई थी। बंगाल तथा मद्रास में, मद्रास तथा पंजाब में, मद्रास तथा बंगाल में या पंजाब तथा बंगाल में। झारखंड पीसीएस प्री 2021 का प्रश्न है और 15वें का जो सही उत्तर है आपका वो ए हो जाएगा, बंगाल तथा मद्रास में। अगला प्रश्न है आपका कि सर टॉमस मुनरो भू राजस्व बंदोबस्त से संबद्ध है। यूपी पीसीएस प्री 2000 का प्रश्न है आपका, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एक सही है और वो सही उत्तर है आपका सी, रैयतवाड़ी बंदोबस्त से सर टॉमस मुनरो और रीड संबंधित है। अगला प्रश्न है आपका कि ब्रिटिश व्यवस्था में रैयतवाड़ी भू राजस्व संग्रह प्रचलित था। यूपी पीसीएस आरआई 2014 का प्रश्न है और सही उत्तर का आपको चयन करना है और इसका जो सही उत्तर है आपका वो इसमें 2 ऑप्शन आपके सही होंगे, पश्चिमी भारत में और दक्षिणी भारत में। सी यानी कि पश्चिमी भारत और डी दक्षिणी भारत। दक्षिण भारत में तमिलनाडु, पश्चिमी भारत में मुंबई यानी कि बंबई। अगला प्रश्न है आपका कि मद्रास की रैयतवाड़ी बंदोबस्त में कौन संबंधित रहा था। यूपी पीसीएस स्पेशल प्री 2008 का प्रश्न है, मेलकाम, मेडकाम, मुनरो या एलिफिस्टन और इसका जो सही उत्तर है आपका वो सी हो जाएगा, मुनरो। अगला प्रश्न है आपका कि रैयतवाड़ी प्रथा प्रारंभ की थी। टॉमस मुनरो ने, मार्टिन वर्ड ने या कॉर्नवालिस ने या लॉर्ड डलहौजी ने। यूपी पीसीएस प्री 1992 का प्रश्न है, सही उत्तर का आपको चयन करना है। 19 का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा और सही उत्तर है आपका डी ऑप्शन, लॉर्ड डलहौजी। अगला प्रश्न है आपका कि अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहां लागू किया था। बंगाल प्रेसिडेंसी में, मद्रास प्रेसिडेंसी में, बंबई प्रेसिडेंसी में या मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी दोनों में। आईएएस प्री 1993, यूपी यूडीए एलडीए प्री 2001 और झारखंड पीसीएस प्री 2011 में पूछा गया प्रश्न है और बहुत ही आसान इसका उत्तर है और वो उत्तर है आपका ऑप्शन डी, मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी में। अगला प्रश्न है आपका कि अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम आरंभ की थी, कहां पर आरंभ की थी ये पूछा गया है और यूपी पीसीएस में 2016 का प्रश्न है और इसका जो सही उत्तर है आपका वो डी ऑप्शन हो जाएगा, मद्रास प्रेसिडेंसी में। अगला प्रश्न है आपका कि रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था, सरकार रैयत को पट्टे देती थी, कर लगाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण किया जाता था। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है।
IAS प्री 2012 का प्रश्न है, सही उत्तर का आपको चयन करना है। ये तीनों कथन आपके सही हैं। किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था। रैयतवाड़ी व्यवस्था में सरकार रैयत को पट्टे देती थी, बिल्कुल सही है। कर लगाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण किया जाता था, बिल्कुल सही है। इस योजना का सूत्रपात कैप्टन रीड और थॉमस मुनरो ने किया था। अगला प्रश्न है आपका कि वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता था और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता था, वह कौन थी? बीपीएससी प्री 2019 का प्रश्न है। सही ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है और सही उत्तर है आपका भी रैयतवाड़ी प्रथा। अगला प्रश्न है आपका 24। यहाँ पर कथन और कारण दिए गए हैं और उसका सही उत्तर का आपको चयन करना है। यूपी पीसीएस प्री 2020 में पूछा गया प्रश्न है। कथन ए है आपका कि ब्रिटिश सरकार ने भारत के अलग अलग भागों में भू राजस्व की अलग अलग व्यवस्था लागू की थी। क्या ये सही है? जी हाँ, बिल्कुल सही है। कारण आर है, इससे भारतीय किसानों में अलग अलग वर्ग बन गए। तो क्या कारण भी सही है? जी ठीक है। तो आपका ए और आर दोनों सही है और ए और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका यहां पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया? बीपीएससी प्री 2017 का प्रश्न है और इसका जो सही उत्तर है आपका वो सी ऑप्शन हो जाएगा 1900 में। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम 1900 में पारित किया गया, जिससे कृषकों की भूमि का गैर कृषकों के पास हस्तांतरित होना समाप्त हो गया। यानी कि जो कृषि की भूमि थी वो सिर्फ कृषि लोगों के पास ही, कृषक लोगों के पास ही जाएगी। अगला प्रश्न है आपका कि असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1835 में, 1837 में, 1839 में या 1841 में? यूपी आरओ प्री 2016 का प्रश्न है और 26 का जो सही उत्तर है आपका वो सी हो जाएगा 1839 में। द असम कंपनी भारत की सबसे पुरानी व्यावसायिक चाय कंपनी है जो वर्तमान में भी कार्यरत है। अगला प्रश्न है आपका 27। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। जजमानी, 12 बलूट, मिरासी, अडाडे। यूपी पीसीएस प्री 2020 का प्रश्न है। जजमानी उत्तर भारत में, 12 बलूट महाराष्ट्र में, मिरासी ये तमिलनाडु में और अडाडे ये कर्नाटक में। जो 12 बलूट है ये एक प्रकार की वंशानुगत प्रणाली है व्यापारियों की, जिसका उपयोग ऐतिहासिक रूप से उन क्षेत्रों के गांवों में किया जाता था जो अब महाराष्ट्र में है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका सही ऑप्शन है वो डी हो जाएगा। यूपी पीसीएस प्री 2020 का प्रश्न था। अगला प्रश्न है आपका कि ब्रिटिश भारत में सैन्य बल पर केंद्रीय राजस्व का कुल कितना प्रतिशत व्यय होता था? यूपी आरओ प्री 2021 का प्रश्न है और सही उत्तर कौन सा होगा ये आपको बताना है। सही उत्तर है आपका ए, 40%। अगला प्रश्न है आपका कि दादा भाई नौरोजी द्वारा प्रतिपादित अपवाह सिद्धांत ड्रेन थ्योरी की सही परिभाषा नीचे किस कथन में आती है? आईएएस प्री 1993 का प्रश्न है और वो कथन कौन सा है? बी है। भारत की राष्ट्रीय संपदा का एक भाग अथवा कुल वार्षिक उत्पाद ब्रिटेन को निर्यात कर दिया जाता था, जिसके लिए भारत को कोई वास्तविक प्रतिफल नहीं मिलता था। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न में से किसने निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? उत्तराखंड यूडीए एलडीए मेस 2007 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका ए ऑप्शन, दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न है आपका कि अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? यूपी पीसीएस प्री 1995, यूपी पीसीएस मेंस 2004 का प्रश्न है और 31 का तो सही उत्तर है आपका वो डी हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 32। यहाँ पर आपका अभिकथन दिया गया है, कथन दिया गया है और यूपी पीसीएस प्री 2017 में पूछा गया प्रश्न है। अभिकथन है आपका कि ब्रिटिश काल में सामान्यतः भारत का व्यापार संतुलन अनुकूल था। क्या यह सही है? जी हाँ, बिल्कुल सही है। धन की निकासी का स्वरूप अप्रतिफलित निर्यात था, बिल्कुल सही है। तो यहां पर आपका ए ऑप्शन सही है। ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है और यह प्रश्न आपका यूपी पीसीएस प्री 2017 में पूछा गया था। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन भारत में उपनिवेशवाद के आर्थिक आलोचक थे? दादा भाई नौरोजी, जी सुब्रमण्यम अय्यर या आरसी दत्त? आईएएस प्री 2015 का प्रश्न है और सही उत्तर का आपको चयन करना है। ये सभी दादा भाई नौरोजी भी, जी सुब्रमण्यम अय्यर भी और आरसी दत्त भी ये भारत में उपनिवेशवाद के आलोचक थे। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन दादा भाई नौरोजी के उत्सरण सिद्धांत में विश्वास नहीं करता था? बाल गंगाधर तिलक, आरसी दत्त, एमजी रनाडे, सर सैयद अहमद खां। आईएएस प्री 1996 का प्रश्न है और इसका जो सही उत्तर है आपका वो डी हो जाएगा, सर सैयद अहमद खां। सर सैयद अहमद खां ब्रिटिश शासन के प्रति वफादार थे और मुस्लिम समाज का विकास वे भारत में आंग्ल सत्ता के बने रहने में ही संभव मानते थे। अतः वे दादा भाई नौरोजी के उत्सारण सिद्धांत में विश्वास नहीं करते थे। अगला प्रश्न है आपका कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई थी?
1900, 1901, 1902 या 1903? यूपी पीसीएस प्री 2021 का प्रश्न है और इसका जो सही उत्तर है आपका वो हो जाएगा बी 1901। ये दादा भाई नौरोजी की पुस्तक थी और लंदन के एस सोनेस्चेन प्रकाशक द्वारा प्रकाशित की गई थी। अगला प्रश्न है आपका कि पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? सही उत्तर आप सभी को पता है, यूपी पीसीएस मेंस 2004 का प्रश्न है। सही उत्तर है डी ऑप्शन, दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न है आपका कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जिन्होंने इस दल के टिकट पर चुनाव लड़ा था। किस दल के टिकट पर चुनाव लड़ा था यह आपसे पूछा गया है। बीपीएससी प्री 2016 का प्रश्न है और सही उत्तर है आपका ए उदारवादी दल। अगला प्रश्न है आपका कि ब्रिटिश शासन के समय अर्थव्यवस्था को खोखला करने इकोनॉमिक ड्रेन के सिद्धांत के बारे में पुस्तक किसने लिखी थी? यूपी पीसीएस मेंस 2007 का प्रश्न है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सही उत्तर का आपको चयन करना है और इसका सही उत्तर है आपका डी ऑप्शन, दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न है आपका कि अनुद्योगीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह प्रक्रिया 1813 में प्रारंभ हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकारों की समाप्ति ने इस प्रक्रिया को तेज किया। केवल एक, केवल दो, एक तथा दो दोनों और ना तो एक ना ही दो। यूपी पीसीएस मेंस 2017 का प्रश्न है। सही उत्तर जो है आपका वो सी हो जाएगा, एक तथा दो दोनों। अनुद्योगीकरण यानी कि उद्योगों का समाप्तकरण जो प्रक्रिया थी कंपनी के लिए वो 1813 में प्रारंभ हो गई थी और कंपनी के व्यापारिक एकाधिकारों को समाप्त करने से इस प्रक्रिया को तेज किया गया था। अगला प्रश्न है आपका 40। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दादा भाई नौरोजी के भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को सर्वाधिक प्रभावी देन थी कि उन्होंने इस बात को अभिव्यक्त किया कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है। उन्होंने प्राचीन भारतीय ग्रंथों की व्याख्या की और भारतीय में आत्मविश्वास जगाया। उन्होंने सभी सामाजिक बुराइयों के निराकरण की आवश्यकता पर सर्वोपरि जोर दिया। आईएएस प्री 2012 का प्रश्न है। सही उत्तर का आपको चयन करना है और जो सही उत्तर है आपका वो केवल ए होगा, एक बिंदु होगा। उन्होंने इस बात को अभिव्यक्त किया कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है। ए ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न है आपका कि किसने यह विचार किया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? बीजी तिलक, दादा भाई नौरोजी, कार्ल मार्क्स या एडम स्मिथ? उत्तराखंड यूडीए एलडीए मेंस 2007 का प्रश्न है और सही उत्तर जो है आपका 41 का वो है सी ऑप्शन, कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने यह विचार व्यक्त किया था कि ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है। अंग्रेजी हस्तक्षेप से सूत काटने वाला तो लंकाशायर में रहता है। तंतुबाय बंगाल और उसका आर्थिक आधार समाप्त होने के कारण लगभग लुप्त हो गया है। लाखों चरखों और हथकरघों ने असंख्य काटने वाले बुनकरों को जन्म दिया तथा वे समाज के केंद्र बिंदु बने रहे थे, किंतु अब इस देश में सूती कपड़े की मानो बाढ़ आ गई है। अगला प्रश्न है आपका कि दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है? सर आर्थर कॉटन को, कर्नल वेयर्ड स्मिथ को या लेफ्टिनेंट व्लेन को या कर्नल रॉबर्ट स्मिथ को? उत्तराखंड पीसीएस प्री 2016 का प्रश्न है और 42 का जो सही उत्तर है आपका वो ए हो जाएगा, सर आर्थर कॉटन को। अगला प्रश्न है आपका 43। भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। उपयुक्त युग्मों में से कौन से सही सुमेलित हैं यह आपको पहचानना है। औरंग एक फारसी शब्द है जिसका अर्थ होता है गोदाम। यहां पर बिक्री से पहले माल का भंडारण किया जाता था, तो ये आपका सही सुमेलित नहीं है। बेनियान ईस्ट इंडिया कंपनी का भारतीय एजेंट, ये बिल्कुल सही है। ये पारंपरिक वणिक समुदाय के व्यापारी हुआ करते थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी के एजेंट के रूप में कंपनी एवं भारतीय कारीगरों के बीच मध्यस्थ का काम करते थे। अगला है जो आपका मिरासीदार, राज्य का नामित राजस्वदाता, ये भी आपका सही है। मिरासी अरबी शब्द है जिसका अर्थ उत्तराधिकार होता है। रैयतवाड़ी प्रणाली में सरकार द्वारा मिरासीदारों को राज्य का इकलौता नामित राजस्वदाता माना गया है, तो आपका जो विकल्प सही होगा वो बी हो जाएगा। ये आईएएस प्री 2020 में पूछा गया था। अगला प्रश्न है आपका कि आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का एक परिणाम था। आईएएस प्री 2018 का प्रश्न है। सही उत्तर का आपको चयन करना है। सही उत्तर है आपका सी, भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण। अगला प्रश्न है आपका 45। निम्नलिखित में से कौन सा कथन औद्योगिक क्रांति के द्वारा 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत पर पड़े प्रभाव की सही व्याख्या करता है? भारतीय दस्तकारी उद्योग नष्ट हो गए थे। भारत के वस्त्र उद्योगों में मशीनों की बड़ी संख्या में प्रवेश हुआ था। देश के अनेक भागों में रेलवे लाइन बिछाई गई। ब्रिटिश उत्पादन की आयात पर भारी शुल्क लगाया गया था। इसका जो सही उत्तर है आपका वो ए हो जाएगा, भारतीय दस्तकारी उद्योग नष्ट हो गए थे। आईएएस प्री 2020 का प्रश्न है। तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट होता है ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया पीवाईक्यू प्रश्न की जो सीरीज चल रही है उसमें आज आपका 5वां वीडियो था और विगत परीक्षाओं में पूछे गए सभी प्रश्नों को व्याख्या सहित आपको हल करवाया जा रहा है। यूपी पीसीएस, आरओएआरओ, बीपीएससी, बीईओ की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, निश्चित रूप से यूपीएससी
हिस्ट्री पीसीएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए और इस सीरीज का फायदा उठाइए। 2 बड़े वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे, एक प्राचीन भारत के इतिहास का PYQ और एक मध्यकालीन भारत के इतिहास के PYQ। इन दोनों वीडियो को काफी अच्छे तरीके से देखिए। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।